रिजेक्टेड एक्टर, फ्लॉप करियर की शुरुआत और फिर बना बॉलीवुड का असली खलनायक। हम बात कर रहे हैं सुभाष घई के, वो डायरेक्टर जिसने चांदनी चौक से आकर राज कपूर और दिलीप कुमार तक को अपनी उंगलियों पर नचाया। आज की वीडियो में सुभाष घई के वो सीक्रेट्स खुलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने दम और टैलेंट पर पहचान बनाना ही असली कामयाबी है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुभाष घई का जन्म नागपुर में हुआ था, लेकिन उनके व्यक्तित्व की नींव दिल्ली के चांदनी चौक की तंग और शोर शराबे वाली गलियों में पड़ी। उनके पिता एक डेंटिस्ट थे और दादा चाचा सभी बड़े सरकारी अफसर या इंजीनियर थे। ऐसे शिक्षित और गंभीर परिवार में एक कलाकार का पैदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बचपन के वो साल जब छोटे से सुभाष चांदनी चौक की सड़कों पर घूमते थे, वही उनकी फिल्मों की यूनिवर्सिटी बनी। उन्होंने वहाँ रईसों को भी देखा और भिखारियों को भी। उन्होंने देखा कि कैसे लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं और फिर कैसे एक ही थाली में खाना भी खाते हैं। यही कारण है कि उनकी फिल्मों में भारतीय समाज के हर रंग की झलक मिलती है। संगीत से उनका नाता तो तब ही जुड़ गया था जब वो सिर्फ 3 साल के थे। नागपुर में अपनी नानी के साथ वो पास के आर्य समाज के भजनों में जाया करते थे। वहाँ बैठकर वो नन्हे सुभाष ये गौर से देखते थे कि हारमोनियम बजाने वाला अपनी उंगलियों को कैसे चला रहा है। संगीत की यही शुरुआती समझ आगे चलकर ताल, कर्ज और परदेश जैसी फिल्मों के अमर संगीत का आधार बनी। सुभाष घई को कहानियों का बहुत शौक था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वो हर दिन एक नया उपन्यास किराए पर लेकर पढ़ते थे। मंटो, चंद्रकांता और चंदा मामा जैसे साहित्य ने उनकी कल्पना शक्ति को पंख दिए। उनके पिता चाहते थे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन सुभाष का दिल तो पर्दे के पीछे की जादुई दुनिया में धड़कता था। अजीब इत्तेफाक देखिए, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही उनके पिता को समझाया कि आपके बेटे के अंदर एक ज़बरदस्त कलाकार है। इसके बाद सुभाष घई FTII पुणे पहुँचे। यहाँ उनके साथ मनी कौल और कुमार साहनी जैसे दिग्गज भी पढ़ रहे थे। घई साहब ने वहाँ एक्टिंग कोर्स में दाखिला लिया था, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा कैमरे और एडिटिंग टेबल पर रहती थी। जब सुभाष घई मुंबई आए तो उनके पास सिर्फ एक डिप्लोमा था और आंखों में ढेर सारे सपने। पर मुंबई की हकीकत बहुत कड़वी थी। पहली बार जब वो गुरुदत्त स्टूडियो गए तो दरबान ने उन्हें ये कहकर बाहर निकाल दिया कि क्या तुम किसी को जानते हो? नहीं तो दरवाज़ा बंद करो। ये वो समय था जब सुभाष घई को एहसास हुआ कि बॉलीवुड में टिकने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं, बल्कि आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, यहाँ तक कि सुपरहिट फिल्म आराधना में भी वो राजेश खन्ना के दोस्त के रूप में नजर आए। लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि वो दूसरों के लिखे डायलॉग बोलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी धुनों पर नचाने के लिए बने हैं। 3 साल तक एक्टिंग में हाथ आजमाने के बाद सुभाष घई को एहसास हो चुका था कि वो स्टार नहीं बन पाएंगे। उन्होंने तय किया कि अब वो कहानियाँ लिखेंगे। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 6 कहानियाँ लिखी और उन्हें अलग अलग निर्माताओं को बेच दिया। उनकी कहानियों में इतना दम था कि उस दौर के बड़े बड़े सितारे भी उनकी लेखनी के कायल हो गए। मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें उस समय शॉटगन कहा जाता था, सुभाष घई के अच्छे दोस्त बन गए। जब घई साहब ने उन्हें कालीचरण की कहानी सुनाई तो एक प्रोड्यूसर ने कहा था, सुभाष, जिस अंदाज में तुम कहानी सुनाते हो, तुम इसे डायरेक्ट क्यों नहीं करते? यहाँ से शुरू हुआ असली शोमैन का सफ़र। लेकिन एक समस्या थी, घई साहब ने कभी किसी डायरेक्टर को असिस्ट नहीं किया था। उन्हें कैमरे के एंगल्स की तकनीकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने कैमरामैन और तकनीशियनों से कहा, मुझे ये नहीं पता कि शॉट कैसे लिया जाता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे किरदारों की भावनाएं क्या है। आप मुझे सिखाओ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। उनकी यही विनम्रता काम आई। कालीचरण रिलीज़ हुई और रातों रात ब्लॉकबस्टर बन गई। लोगों ने कहा कि तकनीकी रूप से ये फिल्म बहुत आगे है। सुभाष घई मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनकी नहीं, बल्कि उनके उन गुरु की जीत है जिनसे उन्होंने सेट पर काम सीखा था। इसके बाद आई विश्वनाथ, जिसने ये साबित कर दिया कि सुभाष घई कोई वन फिल्म वंडर नहीं है।
अब सुभाष घई खुद अपनी किस्मत के मालिक बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स शुरू की। उनकी पहली घरेलू फिल्म थी कर्ज। ये फिल्म न केवल एक थ्रिलर थी, बल्कि इसके संगीत ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। यहीं से सुभाष घई के साथ संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की वो जोड़ी जमी, जिसने दशकों तक हिट गानों की झड़ी लगा दी। सुभाष घई के बारे में एक बात मशहूर हो गई, अगर आपको स्टार बनना है तो घई साहब की फिल्म में काम करो। उन्होंने जैकी श्रॉफ को हीरो बनाकर रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अनिल कपूर के करियर को मेरी जंग, राम लखन और कर्मा जैसी फिल्मों से नई ऊंचाइयां दी। माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला और महिमा चौधरी जैसी अभिनेत्रियों को पर्दे पर जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने पेश किया, वैसा कोई और नहीं कर सका। सुभाष घई के करियर का सबसे बड़ा चैलेंज था दो महादिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ पर्दे पर लाना। ये दोनों महान कलाकार सालों से एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। फिल्म थी सौदागर। लोग कह रहे थे कि सुभाष घई पागल हो गए हैं, ये दोनों सेट पर लड़ मरेंगे। लेकिन घई साहब की खूबी यही थी कि वो कलाकारों के अहंकार को संभालना जानते हैं। उन्होंने दोनों को इस तरह मैनेज किया कि पर्दे पर उनकी नफरत दोस्ती में बदल गई और फिल्म इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई। सुभाष घई के करियर में एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया की नज़रें उन पर और उनकी फिल्म खलनायक पर टिक गई थी। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, तभी संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। चारों तरफ हंगामा था। लोग कह रहे थे कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन घई साहब एक मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने इस विवाद को फिल्म की ताकत बना दिया। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं का संगीत हर घर में बजने लगा। इसी फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है को लेकर भी भारी विवाद हुआ, लेकिन सुभाष घई ने इसे एक कलात्मक अभिव्यक्ति बताया। ये फिल्म न केवल सुपरहिट रही, बल्कि इसने संजय दत्त को एक नई पहचान दी। आज भी जब हम बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेंस की बात करते हैं, तो बल्लू बलराम का नाम सबसे ऊपर आता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। सुभाष घई अपने हर फिल्म में कुछ सेकंड के लिए नज़र क्यों आते हैं? क्या यह अल्फ्रेड हिचकॉक की नकल है? असल में इसकी शुरुआत एक मजबूरी से हुई थी। फिल्म कर्ज की शूटिंग के दौरान उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो भीड़ में सोया हुआ नजर आए और जैसे ही पैसा शब्द सुनाई दे वो जाग जाए। जब कोई एक्टर नहीं मिला तो उनके असिस्टेंट्स ने कहा, सर आप ही ये रोल कर लीजिए। घई साहब हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने वो शॉट दे दिया। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद हीरो और राम लखन में भी उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दर्शकों को उनकी झलक का इंतज़ार रहने लगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपनी फिल्म पर अपना हस्ताक्षर छोड़ने का उनका एक अनोखा तरीका बन गया। अक्सर लोग सुभाष घई को सिर्फ एक कमर्शियल डायरेक्टर मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके भीतर एक बहुत गहरा फिलोसोफर छिपा है। घई साहब ओशो रजनीश के बहुत बड़े अनुयायी रहे। उनकी फिल्मों में मौत, पुनर्जन्म और कर्मों के फल की जो कहानियाँ दिखती हैं, उनके पीछे ओशो की विचारधारा का बड़ा हाथ है। उनका मानना है कि इंसान को कभी भी सफलता का अहंकार नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं, जिस दिन आपके भीतर का विद्यार्थी मर गया, समझो आप एक जिंदा लाश बन गए। यही कारण है कि आज भी इतनी बड़ी फिल्में बनाने के बाद भी वो अपने फिल्म स्कूल व्हिस्लिंग वुड्स में छात्रों के साथ बैठकर नई तकनीकें सीखते हैं। वो हारने से नहीं डरते, क्योंकि उनका मानना है कि वो मुंबई खाली हाथ आए थे और जो कुछ भी उन्होंने पाया वो इसी शहर की देन है। जब सुभाष घई सफलता के शिखर पर थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक फिल्म स्कूल बनाने में लगा दी। उन्होंने सोचा कि जो मुश्किलें उन्हें मुंबई आकर झेलनी पड़ी, वो आने वाली पीढ़ी को न झेलने पड़े। आज व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल दुनिया के बेहतरीन फिल्म स्कूलों में से एक है। यहाँ से निकले छात्र आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं। घई साहब का कहना है कि पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन विद्या का दान सबसे बड़ा होता है। ये स्कूल उनके उस जुनून का प्रतीक है कि भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। सुभाष घई सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक संस्था है। चांदनी चौक की तंग गलियों से लेकर मुंबई के आलीशान स्टूडियोज़ तक उनका सफ़र हमें सिखाता है कि अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है और उसे सुनाने का जुनून, तो दुनिया का कोई भी दरवाज़ा आपको रोक नहीं सकता। उन्होंने हमें राम लखन जैसा भाईचारा दिया, कर्मा जैसी देशभक्ति दी
और ताल जैसा रूहानी संगीत। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के असली शोमैन सुभाष घई की अनसुनी कहानी। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कर्ज की वो थ्रिलर, सौदागर की वो दोस्ती या ताल का वो जादू? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो घई साहब की वो बातें याद रखें। हमेशा विद्यार्थी बने रहे, हमेशा सीखते रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।